हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें कैसे आप सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज वर्क पावर एंड एनर्जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका पेज 158। An object thrown at certain angle to the ground moves in a curved path and the fall back to the ground. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by gravity on the object? इसकी मीनिंग क्या हुई कि देखो एक ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। देखिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट ओ है, इसको सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। देखिए यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। क्या? सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। ठीक, अब जब सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया तो ये ऑब्जेक्ट आकर के पॉइंट बी पर फिर ये फॉल करती है। बी पर ये आकर के फिर फॉल करती है और जिस लेवल पर पॉइंट ओ है उसी लेवल पर पॉइंट बी है। तो जरा देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहाँ ओ से एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन एंगल बनाते हुए हमने प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने के बाद ये कर्व पाथ बनाती हुई, देखिए इसका पाथ एक कर्व पाथ है। देखिए ये कर्व पाथ बनाती हुई पॉइंट बी पर जाकर के गिरी और पॉइंट बी और पॉइंट ओ एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ओ से बी तक हुआ, डिस्प्लेसमेंट ओ भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट ओ भी हो गया, वो यस है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। दोनों एक दूसरे के कितने एंगल पर हैं? बोलिए बच्चों 90 डिग्री पर। कितने पर है? 90 डिग्री पर। तो डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, ओबी डायरेक्शन में, और फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, since force and displacement are perpendicular to each other, therefore work done will be zero. Since force and displacement are perpendicular to each other, therefore work done by gravity will be zero. Therefore work done by gravity will be zero. यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? जीरो जूल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ये था, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन ये था, An object thrown at certain angle, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, थ्रो किया गया। देखिए एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड। देखिए ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट है, सर्टेन एंगल पर थ्रो किया गया। आगे मूव्स इन अ कर्व पाथ। देखिए ये कर्व पाथ पर मूव कर रही है। एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर फिरा करके ये गिरती है। ठीक ना। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा नहीं कि ये नीचे हो जाए या ये ऊपर हो जाए, बी पॉइंट की हाइट कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, वो जिस लेवल में ओ है उसी लेवल में बी है। आगे कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन क्या होगा? हमें पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो होता है। ऑब्जेक्ट को ओ से आपने प्रोजेक्ट किया, बी पर आकर के गिरी, तो ओ भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, ग्रेविटी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन जीरो हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एक बैटरी से बल्ब जला रहे हैं हम लोग, बैटरी से बल्ब ग्लो कर रहे हैं, तो बताना है कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस एनर्जी में हो रहा है। आइए देखते हैं। ये बैटरी है, बैटरी के अंदर लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड में कौन सी एनर्जी होती है? बोलो बच्चों,
केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। पेट्रोल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। डीजल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। फूड में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। कोल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। वुड में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो देखिए, बैटरी में जो लिक्विड भरा होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उसमें केमिकल एनर्जी होती है। और बैटरी वो एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। किस में? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो जब भी बैटरी से हम कोई बल्ब जलाते हैं, ग्लो करते हैं, तो उस केस में बैटरी की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो आपको लाइट भी मिलती है और बल्ब जलती है तो गर्मी भी मिलती है। तो एक तो लाइट एनर्जी मिलती है, दूसरी गर्मी मिलती है, तो लाइट एनर्जी हीट एनर्जी दोनों मिलती है। तो आंसर क्या हुआ कि बैटरी की केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। किस में? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। आंसर क्या लिखोगे? लाइट एनर्जी हीट एनर्जी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन 20 kg मास changes its velocity from 5 मीटर पर सेकंड to 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वर्क डन। देखिए, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ये नहीं पता। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर यह फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इसका मास 20 kg है, तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से कितनी हो जाती है? 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 5 मीटर पर सेकंड कितने हो जाए? 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। क्या बताना है? वर्क डन कितना होगा। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। मास कितना है? 20 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 kg। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 kg, 2 मीटर पर सेकंड। वर्क डन निकालना है। मैंने आपको बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन, किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो जब भी आपको वर्क डन निकालना हो, ये देखो कि बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। जो ज़्यादा हो उसमें से कम को माइनस कर दो, वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे। तो W इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा के, और डेल्टा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, इनिशियल स्पीड ज़्यादा है, फाइनल स्पीड कम है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। तो देखिए, हाफ m और इनिशियल वेलोसिटी u है तो u² हो जाएगा, माइनस हाफ m फाइनल वेलोसिटी क्या है? v² हो जाएगा। हाफ m कॉमन ले लो तो u² माइनस v² हो जाएगा। 1/2 m कितना है? 20 kg। u कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। v कितना है? 2। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 20, 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 तो 21 और 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 10 इंटू 21 210 जूल। कितना वर्क डन हो जाएगा? 210 जूल। कितना हो जाएगा वर्क डन? 210 जूल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि वर्क डन कितना हो जाएगा? 210 जूल। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको वर्क डन निकालना हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हम वर्क डन निकाल। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ मास ऑफ 10 kg इज एट पॉइंट ए ऑन ए टेबल। किसी टेबल पर, देखिए ये आपकी टेबल बनी हुई, इधर देखो बच्चों टेबल बनी हुई है, इधर देखो ये एक टेबल है, इसके पॉइंट ए पर ये 10 kg का कोई एक मास रखा हुआ है। कितने kg का रखा हुआ है? 10 kg का कोई मास एक रखा हुआ है। और आप क्या करते हैं इसको? इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी। देखिए इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करा रहे हैं। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, ए और बी को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है, मींस ये देखिए हॉरिजॉन्टल है। What is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना वर्क डन करेगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। आइए देखते हैं कितना वर्क डन करेगा। पहले बॉडी ए पॉइंट पर थी। कहाँ पर थी? ए पॉइंट पर थी। आपने उसको ए से बी तक डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट ए बी हुआ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है।
इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड ऐड करेगा। W=F=mg, यही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और हमने आपको बताया था कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करेगा तो वर्क डन 0 होगा। तो आंसर क्या लिखो, द वर्क डन विल बी 0, the work done will be 0 because force of gravity and displacement are perpendicular to each other. Work done will be 0 because force of gravity and displacement are perpendicular to each other. तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें वर्क डन 0 हो जाएगा। क्या राइट करेंगे आंसर में, वर्क डन विल बी 0 बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाई। देखो बेटा, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखिए देखिए यम मास के एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड से एच हाइट पर है। पोटेंशियल एनर्जी होती है U=mgh और काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²। तो देखिए जैसे जैसे ये बॉडी अर्थ के सरफेस की तरफ आएगी, इसकी हाइट ग्राउंड से डिक्रीज होती जाएगी। हाइट डिक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी mgs डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ आएगी, इसकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी। हाइट डिक्रीज हो जाती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन आपको पता है ना, जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, सेम उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम निकाल लें, जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा, उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे इन दिस केस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इज होल्डिंग बिकॉज एन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑफ द बॉडी एंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। आप यहाँ पर ये लिखेंगे, नो देयर इज नो वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, इस एग्जांपल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है। आप लिखोगे व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। When the potential energy decreases, equal amount of kinetic energy increases, but the sum of kinetic plus potential energy, remains constant. Which is the law of conservation of mechanical energy? It means in this case लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड मीन्स जैसे जैसे बॉडी नीचे की ओर आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, उतनी ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन दोनों का सम अगर आप देखेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो वो कांस्टेंट रहेगी, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड करेगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है। आइए देखें, जब हम साइकिल चलाएंगे, बाइसिकलिंग करेंगे, तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। पैडल को हम पैडल पर फोर्स लगाएंगे तो पैडल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो साइकिल में जो पैडल लगा है पैडल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और पैडल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फिर किसको ट्रांसफर हो जाएगी, व्हील को। किसको, व्हील को। और व्हील की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उससे जो है वो साइकिलिस्ट और साइकिल दोनों आगे बढ़ेंगी। तो पहला कन्वर्जन ये हुआ कि साइकिलिस्ट राइडर की मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हुई पैडल की काइनेटिक एनर्जी में, फिर पैडल की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई बाइसिकल को और उस राइडर को उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये आपका मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी अगले की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7।
अब क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि जब हम साइकिल चलाएंगे तो हम खाना खाएंगे, फूड खाएंगे, तो जो केमिकल एनर्जी मिली होगी वो हमारे अंदर मस्कुलर एनर्जी के रूप में इकट्ठा होगी। जब हम साइकिल चलाएंगे तो हम पैडल पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो पैडल रोटेट करेगा, तो हमारी मस्कुलर एनर्जी पैडल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और पैडल जब रोटेट करेगा तो बाइसिकल आगे बढ़ेगी, बाइसिकल आगे बढ़ेगी तो बाइसिकल को काइनेटिक एनर्जी मिली, मीन्स पैडल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बाइसिकल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और जब बाइसिकल आगे बढ़ेगी तो बाइसिकल पर जो बैठा हुआ है वो कौन बैठा हुआ है? राइडर। कौन बैठा हुआ है? राइडर। तो वो बाइसिकल जो राइडर है वो भी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये रहा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखोगे ना? प्रॉमिस। चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना? प्रॉमिस। ओके।